मॉर्निंग फ्रेंड, ये डिस्कशन हुआ जो डेली हम क्वेश्चन 5 रीजन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। उसी के साथ हम 10 क्वेश्चन इनसाइट के भी डिस्कस करेंगे एंड फिर 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्न आपसे टास्ट टोपोग्राफी के बारे में पूछा जा रहा है। टास्ट टोपोग्राफी के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज रिलेटेड टू द ग्लेशियर का जो एक टाइप से टोपोग्राफी होता है उससे रिलेट कर सकते हैं आप इसको। ओके, पहले स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग ये है, सेल्टाइट राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव। जो मान लीजिए आपकी ये केव है, जो स्टेलसाइट्स होते हैं, क्या ये जो आपका केव होता है, केव के अपर पार्ट से ये निकलते हैं। सेकंड हम देखें तो स्टैगमाइट जो है हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, तो जो एक मिनट है सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलती दे बोल दिया मैंने। देखो, जो स्टेलसाइट पूछा जा रहा है, क्या ये जो फ्लोर से केव से ऊपर निकलते हैं। सेकंड हम देखते हैं स्टैगमाइट, क्या ये जो है जो सीलिंग होती है फ्लोर की उसके ऊपर से इसको निकाला जाता है। तो आपको बताने कौन थे यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। आइए रिपीट द क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, मुझे भी कंफ्यूजन हो गई थी। क्रॉस टोपोग्राफी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में है। स्टेलसाइट होता क्या है, स्टेलसाइट राइज करता है क्या फ्लोर ऑफ द केव से, पहले स्टेटमेंट ये है। और जो स्टैगमाइट है वो जो सीलिंग होती है ना वहाँ से राइज अप करता है। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, आगे नीदर वन नीदर टू। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है चोर पंचशिका पेंटिंग के बारे में। अजीब सी है न, जो क्वेश्चन आपसे के सामने है चोर पंचशिका पेंटिंग। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, दे आर पार्ट ऑफ द कुलाधार ग्रुप ऑफ पेंटिंग, क्या स्टेटमेंट सही है। सेकंड अगर हम देखें, दे वर एलगमेशन ऑफ द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड रिलीजियस स्टाइल ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, दे आर कैटेगराइज बाय मेल फिगरिंग हैविंग कैनोनिकल कैप्स ऑन विच द टर्बन इज वोन। ये अगेन रिपीट द क्वेश्चन बहुत अजीब है और अजीब ही है। चोर पंचशिका पेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये जो कुलधार ग्रुप ऑफ पेंटिंग है उससे रिलेट कर सकते हैं आप इसको। क्या ये एमल्गमेशन है जो मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का और इंडिजिनस जो स्टाइल पाया जाता था वेस्ट इंडिया का, उनका जोड़ के क्या ये जो चोर पंचशिका पेंटिंग वो बनी है। नंबर थर्ड, दे आर कैटेगराइज बाय द फीमेल फिगरिंग हैविंग कैनोनिकल कैप ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बन इज बोर्न। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। आगे बढ़े आपको इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या रीज़न रहा था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का। क्या आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मुगल एम्पायर आर डिक्लाइनिंग। पहली बात तो वॉर ऑफ सक्सेशन आपने पढ़ा होगा, औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर रहे कहीं ना कहीं उनमें वॉर ऑफ टग स्टार्ट हो चुका था, चाहे जलंधर से हो, शाह देखा हो, अपने फरूख सियार देखा हो, लाइक दैट। सेकंड है डिक्लाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द नोबिलिटी, जो नोबिलिटी का कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा था। मतलब ये है कि राजा की पावर बढ़ रही थी और जो नोबिलिटी का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है। आज के टाइम में भी अगर हम कंपेयर करें, जो डिफरेंट कंपोनेंट है स्टेट के, फॉर एग्जांपल जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेकिन इन दोनों में क्या कॉमन है और क्या डिफ्रेंशिएशन है। देखो, कॉमन की बात करोगे तो दोनों ही पार्ट है ऑर्गन, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के चेक एंड बैलेंस करने का काम करते हैं, है ना। जब भी आपका एग्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो कहीं ना कहीं जो पावर है जुडिशरी की वो कम ही हो जाएगी और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। नंबर थर्ड देखें तो वीक विल्ड एंड लग्जरी लविंग किंग हुआ करते थे। मतलब ये है कि जो राजा थे वो इतने योग्य ही नहीं थे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो जो लग्जरियस थिंग पे ज़्यादा फोकस किया करते थे। अगर आपने सुना मोहम्मद सरंगीला, वो ख्याल जो पेंटिंग तो नहीं, जो गाना बजाना हुआ करता था उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। खैर, आपको बताने क्या रीज़न रहा था मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने का। यू कैन सी हियर द ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। आपको बताना है क्या सही है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो, जब हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम इनिशियल लेवल पे जो प्रोड्यूसर होते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी की कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से जो गिवन ऑप्शन बताऊंगी कौन सा सही है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें फोटोसिंथेसिस बनना। सेकंड, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस माइनस रेस्पिरेशन लॉस। नंबर थर्ड अगर हम देखें, द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का एग्जाम्पल बनाएगा। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सेकंड देखें तो जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस, और अगर हम इसमें रेस्पिरेशन लॉस माइनस कर दें। थर्ड देखा जाए द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो कल्चर एंड एजुकेशन राइट के ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, पहले बात है कहाँ पे दें तो आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ का मेंशन किया गया है। क्या जो सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उनके पास रजिस्टर इस राइट है एस्टैब्लिश करने का एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ओनली द राइट ऑफ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट कल्चर। क्या जो डिस्टिंक्ट कल्चर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी या फिर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में भी जो लिंग्विस्टिक और जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है उनके पास पार है या फिर उनको जो इम्पार्ट किया गया है स्टेट के द्वारा या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा क्वेश्चन या स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़े आपको बेस में देखो, अब आंसर देख ले। क्लास टोपोग्राफी के बारे में मैंने पूछा था
सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है? जो स्टैलेक्टाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो आपका जो सीलिंग होता है ना वहाँ से निकल कर आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि लाइमस्टोन से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड थिंग, जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी घुल जाता है, और जो घुल जाने की वजह से जो सीलिंग से निकलता रह जाता है तो उसको हम स्टैलेक्टाइट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। एंड जब वो कैल्शियम कार्बोनेट से घुला हुआ पानी नीचे गिरता है तो उसमें भी रिएक्शन होती है नीचे वाले हिस्से में, एंड वहाँ से स्टेगमाइट निकलना स्टार्ट हो जाता है। समझ में? देखो, अगर मैं ये केव बनाऊँ, इस तरीके से केव बनाई, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम स्टेलेक्टाइट, और यहीं से जो पानी टपकेगा ना यहाँ से एक और स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम स्टेगमाइट के नाम से जाना जाता है। कई बार क्या होता है कि ये सिर्फ केव तो टूट जाती है, बस ये स्ट्रक्चर से खड़े रह जाते हैं, उनको भी हम एक नाम से जानते हैं। चलो आपका वो होमवर्क रहेगा, उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। आंसर देख लीजिए, स्टेलेक्टाइट, स्टेगमाइट एंड पिलर्स। हाँ देखो, पिलर्स ही है ना। कई बार क्या होता है कि सिर्फ पिलर्स रह जाते हैं। स्टेलेक्टाइट हैविंग एक्लेल ऑफ डिफरेंट डायमीटर, नॉर्मली दे आर ब्रॉड एट देयर बेस एंड टेपर टुवर्ड द फ्रेम। इस तरीके से कोन टाइप के शेप ये पाए जाते हैं। एंड स्टेगमाइट जो है राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव। इन फैक्ट स्टेगमाइट फॉर्म ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द सरफेस थ्रू थिन पाइप ऑफ द स्टेलेक्टाइट इमीडिएटली बिलो इट। तो स्टेगमाइट उसके नीचे ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रिपिंग इफेक्ट की वजह से। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग टू अबाउट दिस टॉपिक इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा शायद क्वेश्चन ना पूछे जाए। खैर, आपसे पूछा गया था चोर पंछी का पेंटिंग के बारे में। क्या ये जो कुलधार ग्रुप ऑफ पेंटिंग है उससे रिलेट कर सकते हो? आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। द कैटेगराइज बाय द मेल फिगराइन हैविंग कैनोनिकल कैप ऑन द टर्बन इज वोन। मतलब जो आपका मेल फिगर होते हैं ना, उनकी जो कैनोनिकल कैप वो पहनते हैं और टर्बन के साथ। लेकिन ये जो है अगर मेंशन है कि मुगल पेंटिंग और इंडिजियस स्टाइल ऑफ पेंटिंग या फिर स्टाइल इन वेस्टर्न इंडिया, तो सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट इज सही। सेकंड इज वाई इट इज रॉन्ग, लेट्स सी। एज द स्टाइल ऑफ द पेंटिंग इज प्योरली इंडिजियस डायरेक्ट। पहली बात तो ये जो हम बात करें इस पेंटिंग के बारे में, दैट इज नथिंग बट चोर पंछी का टाइप ऑफ पेंटिंग। ये कम्प्लीटली इंडिजियस टाइप ऑफ स्टाइल है एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस। और ये कोई भी हम पर्शियन या फिर मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग से कहीं से भी डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है। सेकंड की अगर हम बात करें, जो कुलधार ग्रुप ऑफ पेंटिंग है वो मिनिएचर स्टाइल है। एंड चोर पंछी का 50 वर्सेज, मतलब जो चोर पंछी का है इसका मतलब ही क्या होता है? 50 वर्सेज ऑफ द थिपली बाय बिल्हन, द गीत गोविंद, द भगवत पुराण एंड रंगमाला। ताकि आप इसके बारे में जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मुगल एम्पायर का डिक्लाइन का रीज़न क्या था? क्या वॉर ऑफ सेक्शन? बिल्कुल सही बात है। जो नोबिलिटी का करेक्टर था कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा था। ये गलत हो भी सकता है और ठीक भी हो सकता है। नोबिलिटी का मतलब अगर आप देखें तो जो नोबल्स है जैसे फरुखसियार, सईद ब्रदर, उनका राइज अप हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उन जब वो राइज होंगे तो जो पावर है मुगल से कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से सेकंड गलत होना चाहिए एंड फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही होगा, बट ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ए ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा। ऑल द रीजन आर करेक्ट। अच्छा जी, यहाँ पे विजन के द्वारा ऑल द रीजन आर करेक्ट बोला गया। लेट्स सी। औरंगजेब रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड हिज पॉलिसी टुवर्ड द हिंदू रूलर सीरियस डैमेज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। फर्स्ट थिंग, जो औरंगजेब को जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी वाली जो पॉलिसी हुआ करती थी, जो हिंदू रूलर्स को साथ लेकर नहीं चला करते थे, जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर था वो कहीं ना कहीं एक रीज़न बनता है ध्वस्त होने का। औरंगजेब इम्पोज जजिया, पहली बात तो ये भी याद रखिए, जिसको हटाया गया था अकबर के द्वारा, लेकिन औरंगजेब ने दोबारा से री इम्पोज किया गया जजिया को, डिस्ट्रॉय किया जो हिंदू टेम्पल्स थे नॉर्थ में एंड पुटिंग सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द हिंदूज। इन दिस वे ही टेंडेड टू एलिनेट द Hindu, split Mughal society and in particular to widen the gulf between the Hindu and the Muslim, right? The Sultanate was further worsened by the ruinous wars of the succession which follow the death. बाकी अब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एंड बहादुर शाह जब ब्रीफ रेन के बारे में अगर हम देखें तो उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा लग्जरियस लाइफ वो जिया करते थे। खैर आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पूछा था। जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्रोड्यूसर क्या करते हैं उसको जब हम कम्प्लीटली वे में ऐड कर देंगे तो उसको ही हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज द करेक्ट है। प्राइमरी प्रोडक्शन डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द बायोमास ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। द रेट ऑफ द बायोमास प्रोडक्शन इज द कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। एंड अगर हम जो रेस्पिरेशन की जो पूरी प्रोसेस है अगर हम उसको निकाल देंगे तो उसको हम जानते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कंसिडरेबल अमाउंट जीपीपी इज रिप्लेस इन द प्लांट रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो कंज्यूमर होते हैं ना, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको खाते हैं, तो जब हम कंज्यूमर का प्रोडक्टिविटी निकालते हैं तो उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। यू कैन कोरिलेट विद द सेकंड टॉपिक लर्न। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एजुकेशन एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बारे में उन्होंने पूछा था। क्वेश्चन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में। क्या सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उनके पास राइट है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन? येस, दैट इज करेक्ट। बाय देखो जो हमारा आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 जो है कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के बारे में बोलता है। देखो पहली बात तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 राइट्स है, राइट ओके। एक को हटा दिया जा चुका है जो आर्टिकल 19 का क्लोज 19 क्लोज एफ हुआ करता था, और आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच वी हैव ओनली 6 राइट। व्हाट इज इट? तो जैसे आपका
आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, 19 से लेकर 21 तक है, 22 से लेकर 24 कह लीजिए, एंड 25 से लेकर 28 एंड 29 एंड 30 जो है माइनॉरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ये राइट लेकर आएगा। लेकिन आर्टिकल 30 जो है स्पेसिफिकली मेंशन करता है माइनॉरिटी के बारे में। माइनॉरिटी कौन कौन सी है, और माइनॉरिटी को वहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया सिर्फ 2 टाइप की माइनॉरिटी कौन कौन सी, एक तो लिंग्विस्टिक हो सकती है, एक रिलीजियस हो सकती है, राइट। ओके लेकिन जो आर्टिकल 29 है उसमें चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी हो, वो अपना स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को अपनी कंट्री के अंदर बचा सकते हैं। बट ये जो फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ही दिया गया है एज पर आर आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। खैर तो फर्स्ट यहाँ पे सही है बच्चे, जो आपका रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, वो उसके पास राइट है कंप्लीट राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट। तो ये बिल्कुल सही बात है। ओनली द राइट ऑफ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैव इन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रिजर्व देयर डिस्टेंट कल्चर। तो ये गलत है। क्यों? ओनली द राइट ऑफ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, क्योंकि आर्टिकल 29 के तहत है। आर्टिकल 29 के तहत कोई भी चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, लेकिन इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी होता है। तो वो अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को बचाना चाहता है। अगर उसको लगता है कि खतरे में तो वो बचा सकता है, लेकिन उसका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। खैर फर्स्ट यू कैन सी हियर आर्टिकल 30 के बारे में क्या क्या मेंशन यहाँ पे किया गया है। आर्टिकल 29 जो है आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम इनसाइट के भी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, मतलब पूछा जा रहा है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है बच्चे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका, अरे वही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, तो वही रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। किसकी एक रिपोर्ट है? तो वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट है। एंड अभी इसको बंद कर दिया जा चुका है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, कि उन्होंने बोला है कि रेगुलेटरी की वजह से तो हम इस रिपोर्ट को बंद कर रहे हैं। इस वजह से न्यूज़ में थी, इस वजह से मैंने आपको पढ़ाया। सेकंड क्वेश्चन हम देखें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, यह अभी चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें ये क्रिप्टो करेंसी का अल्टरनेटिव लेकर आया गया है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है चाइना का, ये इसको बैक करेगा। नंबर थर्ड थिंग, इससे जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन चाइना के अंदर बढ़ाया जाएगा। नंबर फोर्थ, जो डिपेंडेंसी है क्रिप्टो करेंसी को कम करने की कोशिश की जाएगी। एक मेन एम है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक मतलब कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है इस करेंसी का, जो हम एक बेनिफिट के तौर पर जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में या फिर क्रिप्टोग्राफी के बारे में, जो पूरी टेक्नोलॉजी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, तो उसका ढंग से यहाँ पे यूटिलाइज किया गया। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं बैकअप है। खैर अपने इस पहली स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ सिंपली द डिजिटल फॉर्म ऑफ द करंट्री फिएट करेंसी, तो यस ये हो सकता है। सेकंड हम देखें तो इट इज़ द लीगल टेंडर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म, तो यस ये भी सही है। ये भी एक लीगल टेंडर है जो सेंट्रल बैंक के द्वारा डिजिटल फॉर्म में इसको इशू किया गया। नंबर थर्ड अगर हम देखें तो यह क्या है, डिजिटल और वर्चुअल करेंसी हो सकती है, बट इज नॉट कंपेरेबल टू द प्राइवेट वर्चुअल करेंसी। तो ये तीनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। न्यूज़ में मैंने बता दी क्यों था। एंड यू नो वेरी वेल, जो आपको क्रिप्टो करेंसी उसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, एंड इसी वजह से इसको ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट का जो सेंट्रल बैंक है चाइना का, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ 7 G7 कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या ये इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है OECD मेंबर का? पहली स्टेटमेंट ये है। इट इज़ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट IMF एडवांस इकोनॉमीज एंड वेल्थ लिबरल डेमोक्रेसी, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी और जो आपकी कंट्री है वो बहुत ज़्यादा अमीर है। स्टेटमेंट सही है। एंड नंबर थर्ड हम देखें, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ट्रीटी एंड हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ ऑफिस, मतलब ये है कि OECD कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या फिर कोई ट्रीटी वगैरह नहीं हो रखी है इसको बनाने के लिए। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अबव करेक्ट। अच्छा करेक्ट आपसे पूछा गया था। तो ये तीनों के तीनों सही है बच्चे। जो OECD के मेंबर है, कितने मेंबर है ऐसे? 29 माने जाते हैं ना इसे। और ये बनाया क्यों गया था? जो वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न यूरोप है उसको इफेक्ट होने की वजह से OECD एक ग्रुप बनाया गया था अटलांटिक ट्रीटी के हिसाब से। एंड ये इंटर गवर्नमेंटल और पॉलिटिकल फोरम है। एंड इसमें जो मेन मेंबर है जैसे UK हो गया, वर्ल्ड वार की अगर हम बात करें तो USA हो गया और कई सारी कंट्री है। खैर IMF एडवांस इकोनॉमीज एंड वेल्थ लिबरल डेमोक्रेसी, तो ये भी सही, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी है बाय चांस। एंड मतलब ये लक हो सकता है या चांस हो सकता है बटावर। ये जो बच्चे इसकी कोई ट्रीटी वगैरह साइन नहीं हो रखी है कुछ खास कर, और ना ही इसका जो परमानेंट सेक्रेटरी, जिस तरीके से हम G20 की बात करते हैं ना कि उसका भी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो इसी तरीके से ये भी एक ऐसा ही ग्रुप है। ग्रुप ऑफ 7 G7 की अगर हम बात करें, इंटर गवर्नमेंट पॉलिटिकल फोरम है जहाँ पे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA ये G7 के मेंबर बनते हैं। इट इज़ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IMF एडवांस इकोनॉमीज एंड वेल्थ लिबरल डेमोक्रेसी। G7 इज नॉट बेस्ड ऑन द ट्रीटी एंड हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट। बाकी आप देख लीजिएगा, लेकिन एक अपने कंट्री में दिखा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे याद रखोगे, USA है तो कनाडा भी रहेगा, राइट। UK है तो UK रहेगा, मतलब फ्रांस है तो UK रहेगा, और फ्रांस है तो जर्मनी भी रहेगा, और जर्मनी है तो इटली क्यों पीछे जाए। और हमारे जो एशिया से सिर्फ जापान इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए परसिवरेंस रोवर्स के बारे में। देखो नासा के द्वारा अभी एक मिशन लॉन्च किया गया, कहाँ पे? मार्स के ऊपर। मार्स के ऊपर दो चीज़ को भेजा गया, एक तो इंजेनिटी नाम का जो रोवर है, और रोवर नाम है परसिवरेंस है। परसिवरेंस एक रोवर है और एक इंजेनिटी वहाँ पे हेलीकॉप्टर है, जो पहला हेलीकॉप्टर बना है किसी भी उपग्रह पर उड़ने वाला, वो भी सोलर पावर से एनर्जी लेते हुए। खैर पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें, परसिवरेंस रोवर के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये लॉन्च किया गया था 2020 में यूनाइटेड लॉन्च
अलायंस एटलस वी के द्वारा, क्या स्टेटमेंट सही है। सेकंड हम देखें तो ये मैन्युफैक्चर किया गया है लॉकहीड मार्टिन एडवांस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के तहत। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट यहाँ पे सही है वाला कि यहाँ पे 2020 में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं तो फरवरी 18, 2021 परसिवरेंस रोवर लैंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ जेरोज क्रेटर। इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय द जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर अगर हम चले तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में पूछा जा रहा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक और डिस्पोजेबल प्लास्टिक आर यूज ओनली वंस बिफोर दे आर थ्रोन अवे और रिसाइकिल। ठीक है भाई, जो आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि रिसाइकिल होने से पहले उसको एक बार ही यूज़ किया गया और उसको बाद में थ्रो कर दिया जा चुका, मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक, राइट। Second statement है, the government of India has banned the manufacture, sale and use of identified single-use plastic item like plates, cups, straw, trays and polystyrene July from 1 July 2023 से। नहीं बच्चे, ये 2022 है, ये मैं कल ही पढ़ाया आपको ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे सही है। ओके बाकी अब देख लीजिए इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान है। वैसे फ़ायदा तो बस ये है कि ये बहुत ज़्यादा सस्ती आती है और नुकसान इसके बहुत ज़्यादा है। खैर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इम्पोज बाय लॉ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि हमारे कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कराया गया था, क्यों, ताकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किया जा सके। अगर हमारी कंट्री के सॉवरेनिटी पे या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो जो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1963, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि मुझे भी नहीं पता। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट इज एन इंडियन लॉ एम्ड एट द प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशन इन इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम पावर्स अवेलेबल फॉर डीलिंग विद एक्टिविटीज डायरेक्टेड अगेन द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के बारे में पूछा जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये है क्या। पहली बात तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको प्रिजर्व किया जाता है। कल मैंने इसके बारे में पढ़ाया था आपको क्या कि इसके द्वारा एक शरद एक्सरसाइज की गई है अराउंड द बॉर्डर, सो डैट व्हेन एवर द सिचुएशन कोरे वाली सिचुएशन होती है राजस्थान के अंदर या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर, तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है स्पेसिफिकली बीएसएफ वो अपने आप को तैयार कर सके कि ऐसी वाली सिचुएशन में भी वॉर वगैरह लड़ने के लिए। तो इस वजह से शायद ही मैं कल पढ़ाया ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि ये वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि जो हमारी 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया में से एक पार्ट ये बनाता है। क्या स्टेटमेंट सही है। सेकंड हम देखें तो ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मैंने अभी भी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आता है। नंबर 3 देखें ये करंटली स्टैंड फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। तो ये भी बात सही है बच्चे, बीएसएफ के अंदर सबसे ज़्यादा पर्सनल हमारी कंट्री में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसके हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा है। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है, सेकंड यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जितनी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं एमएचए के अंडर में आती है। पहले स्टेटमेंट द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है एंड इसने अब की बार अपना 54th राइजिंग डे भी मनाया। सेकंड अगर हम देखें वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म फोर्स ऑफ इंडिया एंड वाज रेज इन द वेक ऑफ द 1965। और ये कब बनाई गई थी 1965 में, जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था और उसी वक्त एक एमरजेंसी भी क्या कहते हैं प्रोक्लेम की गई थी उस वक्त की जो प्रेसिडेंट थे जो भी थे उनके द्वारा। खैर आगे बढ़ते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आता है, तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो सर्विस एरिया अप्रोच के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सी ये आपको इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि लीड बैंक स्कीम के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसी तरीके से सर्विस एरिया अप्रोच का आज ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये किसका एक मेन कंपोनेंट है। मतलब ये जो सर्विस बेस्ड अप्रोच है ये एक अम्ब्रेला एक पॉलिसी चला रखी है या फिर एक प्रोग्राम चला रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसका एक कंपोनेंट है, किस अम्ब्रेला स्कीम का एक कंपोनेंट है। ये ऑप्शन में से देखें इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लीड बैंक स्कीम। नंबर 3 एमजी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नंबर 4 नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। बताएं कौन था यहाँ पे सही है। लीड बैंक स्कीम के बारे में बात की जाए बच्चे, लीड बैंक स्कीम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्विस एरिया अप्रोच। यहाँ पे एक पर्सन को यहाँ पे एक कोरेस्पोंडेंट की तरीके से भेजा जाता है एंड इसका मेन काम ये होता है कि जिसके पास फ़ोन वगैरह नहीं हो या फिर जिसके पास बैंकिंग इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ हो तो उसको हेल्प प्रोवाइड करना इसका एक मेन एम है। ये पर्सन जो होगा वो वहाँ पे जाएगा और अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, इस वजह से इसको सर्विस बेस्ड अप्रोच भी बोला जा रहा है। तो यहाँ पे लीड बैंक स्कीम यहाँ पे सही हो जाएगा। सर्विस एरिया अप्रोच इंट्रोड्यूस किया गया था 1989 में इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द ऑर्डरली एंड प्लान डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री। मेन ये है कि जो कमर्शियल बैंक की ब्रांच गाँव वगैरह में नहीं पहुँच पाती है तो इस सर्विस के थ्रू इसको पहुँचाना। लीड बैंक स्कीम ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले तो 10th क्वेश्चन है ना, जस्ट अ सेकेंड। सी
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। बताइए इनमें से कौन सा एसेट नहीं। सी, जब कमर्शियल बैंक या फिर किसी भी बैंक की बात करते हैं, उनके पास कुछ लाइबिलिटी होती है और कुछ उनके एसेट होते हैं। एसेट वो होते हैं जो उनके लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का काम करें, और लाइबिलिटी वो होती है जो उनको वापस देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वहाँ पे पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो उनके ऊपर कुछ ब्याज दिया जाता है, कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है, तो वो बैंक के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। लेकिन जो आप लोन लेते हो तो वो एक एसेट है। किसके लिए? बैंक के लिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप एक्स्ट्रा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोगे। एंड तो इसी तरीके से जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री के अंदर वर्क करते हैं। खैर, इसमें आपको बताना है कौन सा कमर्शियल बैंक में एसेट नहीं है। जो द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक। फर्स्ट देखें एडवांसेस। एडवांसेस है भाई, बिल्कुल सही बात है। एडवांसेस कहीं ना कहीं एसेट में ही आएगा, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो वो लाइबिलिटी तो नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई एसेट है, एडवांस से पड़ा है, तो इट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन डिपॉजिट की बात करें तो कहीं ना कहीं बैंक को पैसे पे ब्याज देना पड़ेगा, तो इस वजह से ये कहा जा सकता है ये लाइबिलिटी होती है किसकी? बैंकिंग की। इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टमेंट भी एफसी में किया जाता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है या बॉन्ड होते हैं उसके अंदर किया जाता है। कहीं ना कहीं ये एक इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट का ही पार्ट हम मानते हैं। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट टर्म नोटिस, तो उसके लिए को ब्याज मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये भी पार्ट बनता है किसका? एक एसेट का। खैर, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी बात कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले। वैसे कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे भी दी थी। विच रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग। परमिताज के बारे में पूछा जा रहा है। परमिताज होते क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या अर्लियस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट था रिटन इन अपोस्टिक स्टाइल, मतलब धर्मशास्त्र टेक्स्ट का क्या ही लिखा हुआ था अपोस्टिक स्टाइल में, सूत्र स्टाइल। फिलोसफिकल स्कूल था दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, मतलब एक टाइप से फिलोसफिकल स्कूल था जो वेदा की अथॉरिटी को डिमोलिश करता है। नंबर 3, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। ये परफेक्शन था जो बोधिसत्व पाथ को अटेन करने के लिए जब हम दूसरों की कोशिश करते हैं कि वो भी मोक्ष वगैरह पाएँ, एज पर था बुद्धिज्म फिलोसफी। तो ये सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट ये सी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो शायद यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन पूछा जाए इंडियन हिस्ट्री, और ये आपका है रकमाबाई केस ऑफ 1984। तो बच्चे एक रकमाबाई केस आया था 1884 में, एंड आपसे पूछा जाए इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। वुमेन राइट की बात की जा रही है गेन एजुकेशन के लिए। एज ऑफ कंसेंट। नंबर 3, रिस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो बी यहाँ पे सही है बालक की। सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है। एज ऑफ कंसेंट बिल जो मैरिज वगैरह से रिलेटेड है, तो ये इसमें इंक्लूडेड था। एंड इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो नाम भूलती हूँ, मालाबारी हुआ करते जो एक पारसी थे खुद, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब ये जजमेंट आया था रिस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट। ये तो बच्चे ये कॉन्जुगल राइट के रिलेटेड भी था। रकमाबाई केस हर मार्क इन हिस्ट्री ड्यू टू द लीगल केस शी वाज इन्वॉल्वड इन द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1885 आफ्टर 12 ईयर ऑफ प्री मैरिज बिकाजी सॉट रिस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट वेयर ही वाज। बाकी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तो इंडिगो कल्टीवेशन कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर डिक्लाइन हुई थी। उसका रीज़न पूछा जा रहा है। पीस एंड रेजिस्टेंट द प्रोसेस कंडक्ट ऑफ द प्लांटर, जो प्लांटर वगैरह की जो ऑपरेटिव पॉलिसी थी उससे दुखी आकर जो आपके पीजेंट उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया था। क्या स्टेटमेंट सही है। इट इज़ अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। नंबर 3 जो तो इस भी ही सही है बच्चे, क्योंकि जर्मनी के द्वारा सिंथेटिक इंडिगो बना दी जा चुकी थी या फिर ब्लू कलर बना दिया जा चुका था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी थी इस इंस्टीट्यूशन की इस पूरे काम की, तो कहीं ना कहीं गिर गई थी। आगे बढ़ते हैं। वेलेस्ली ने एस्टेब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, बिकॉज क्यों किया था भाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे रीज़न है ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ गांव द ग्रेटेस्ट टुमल्ट द डिस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चे ये जो है आपका इंडिगो नहीं बिरसा मुंडा रिवोल्ट के बारे में पूछा जा रहा है जो 1900 के अंदर हुआ था। इसी तरीके से पांड्य एसोसिएशन विद पुष्यमित्र, एंड आपसे पूछा जा रहा है कि कालिदास एसोसिएशन विद चंद्रगुप्त। ये थर्ड तो सही है। अगर थर्ड सही है तो जो अमर सिम्हा है क्या वो हर्षवर्धन से एसोसिएटेड तो नहीं बच्चे, ये गलत है। पणिनि जो एसोसिएटेड थे पुष्यमित्र से, तो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो ये पणिनि जो है पुष्यमित्र शुंगा से ही तो कनेक्ट थे। मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड थर्ड आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट है सी से थर्ड। अच्छा, पुष्यमित्र शुंगा रूल्ड बट पणिनि इज रिलेटेड टू 4th सेंचुरी, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। अच्छा जी, तो बच्चे पुष्यमित्र शुंगा इज नॉट रिलेटेड टू द पणिनि। अच्छा जी, पणिनि से नहीं थे बच्चे, फिर किससे थे? तो वो योग फिलोसफी किसके द्वारा दे रखी? पतंजलि से होंगे ना। अमर सिम्हा बच्चे अगर हम देखें तो ये संस्कृत ग्रामरेरियन हुआ करते थे, एंड ये जो है विक्रमादित्य के दरबार में हुआ करते थे, राइट। एंड जो कालिदास और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। जो न्यूक्लियस के आसपास का जो रीजन होता है अगर हम उसको ट्रांसफर करते हैं उसी को हम प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। वट इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन इनटू द विट्रो बाय द डोनर स्पर्म, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रिवेंशन द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग, तो ये डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि अमेरिकन क्या AI का क्या क्या यूज़ हो सकता है।
ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंडस्ट्रियल यूनिट, तो ये भी सही है। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, तो ये भी सही है। डिजीज ऑफ डायग्नोसिस, बिल्कुल सही बात है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्शन। नंबर 4 वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मतलब चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन सी रीड हियर, ये मैंने इनसाइट से ही लिया, तो ज़्यादा इसमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं। सारे कैसे कभी भी क्वेश्चन है तो सारे के सारे ठीक की जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, बताइए भाई। VLC जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसकी वेवलेंथ है 375 से लेकर 780 नैनोमीटर तक लाई करते हैं। जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम है ना बालक, वो 375 से लेके 780 नैनोमीटर तक ही लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट तो सही है, फर्स्ट सही है, तो डी नहीं होगा। सेकंड देखते हैं। VLC इज नोन एज अ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, नहीं बच्चे ये जो है शॉर्ट वेव में काउंट होता है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड गलत कीजिए। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ, ये भी सही है। VLC इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, तो ये भी सही है, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, हाँ, विद रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या ये एक पब्लिक लेडर यहाँ पे क्रिएट किया जाता है जहाँ पे डेट एवरीवन कैन एक्सपेक्ट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल। ये यहाँ पे कंट्रोल तो किसी का नहीं होता है, लेकिन हर एक पर्सन जो है दूसरे की जो गतिविधि है उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ द ब्लॉकचेन इज दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। नहीं बच्चे, जो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, उसका यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये, हम सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर जहाँ पे भी ओनली आ जाए ना, तो वैसे भी इसको आप अंडरलाइन करके इसको काट दिया अगर, हमेशा याद रखिए, भले क्वेश्चन ठीक हो या ना हो, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखें, जस्ट अ सेकेंड। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडी परमिशन, तो ये भी सही है बच्चे, कि हम कहीं ना, जरूरी नहीं है कि हमें एक बिटकॉइन क्रिएट करने के लिए किसी और की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़े, बट ये दैट कैन बी क्रिएटेड। बाय दिस वी एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब।